नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा और आज हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि उनसे उम्मीद की जाती थी। कुछ वैसा ही उनका कार्यकाल रहा है। पूरी तरीके से दुनिया भर में उन्होंने उथल पुथल मचा रखी है और ताजा मसला है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के लगाए हुए तमाम टैरिफ को रद्द कर दिया है, उनको गैर कानूनी करार दिया है। दुनिया के बाजारों पर सोमवार को जब बाजार खुलेंगे तो इनका क्या असर रहेगा, भारत का इस पर क्या असर होगा। इसके अलावा भारत ने अमेरिका के साथ अभी ही एक ट्रेड डील की है, उस ट्रेड डील का भविष्य क्या होगा, इस बारे में बात करने के लिए मौजूद है मेरे साथ राजीव रंजन झा। मेरे बहुत पुराने सहयोगी रहे हैं आज तक में, और अब निवेश मंथन पत्रिका ऑनलाइन है, फिजिकल फॉर्म में उपलब्ध है और यूट्यूब चैनल भी है। दर्शकों, आप चाहें तो वहां जाके राजीव के विचार जान सकते हैं और समझ सकते हैं। राजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है रायसीना रिपोर्ट्स पर। नमस्कार राजीव, सवाल आप जानते हैं, ट्रंप ने अपनी आदत के मुताबिक जो किया, उसके बाद लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर एक लगाम लगाने की कोशिश की है ट्रंप के ऊपर कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है इस तरीके से अपने आप ये फैसले नहीं ले सकता जब तक कि उसे कांग्रेस की मंजूरी ना हो। जी। देखिए राजेश, आप अपने यहाँ की व्यवस्था भी देखिए तो यहाँ पर टैक्सेस लगाने का सारा खेल अभी बजट पारित हुआ, अभी बजट हमारे सामने आया था 1 फरवरी को। तो सब जगह होता क्या है कि आप बजट लाते हैं, बजट में लेखा जोखा रखते हैं, उसमें आप बताते हैं कहाँ कितना टैक्स लगाया जाएगा और फिर उन टैक्सेस को, जैसे अगर भारत सरकार को किसी चीज पर टैक्स लगाना है तो वो इनकम टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्सेस में कस्टम ड्यूटी हो, ये सब चीजें आप लगाने के बाद अपने बजट में उसका लेखा जोखा रखते हैं, उसकी घोषणा करते हैं और फिर संसद उसकी मंजूरी देती है। तो वैसे ही अ, अमेरिका में ट्रंप साहब जब दूसरे कार्यकाल में आए हैं तो उन्हें लगता है कि वे सर्वशक्तिमान हैं और उन्हें कोई भी काम अपनी मर्जी से करने की पूरी छूट है, वो जो चाहेंगे सो करेंगे। और वो कहते भी हैं कि आई विल डू व्हाट आई वांट। तो लेकिन अमेरिका में हम राजनीति शास्त्र में हमेशा से ये पढ़ते रहे हैं कि वहाँ बैलेंस ऑफ पावर ये सबसे प्रमुख सिद्धांत है वहाँ के संचालन का, वहाँ के कामकाज का। और वो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो सबसे जरूरी चीज है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने वही चीज उनको याद दिलाई है कि आपके पास जो शक्तियां हैं, उन्होंने कहा कि आप जिन इमरजेंसी पावर्स के तहत ये टैरिफ लगाने की घोषणा कर रहे थे, उसमें आप किसी देश के साथ व्यापार को रेगुलेट तो कर सकते हैं, यानी चाहें तो किसी देश के साथ व्यापार कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसमें ड्यूटी कितनी लगाई जाए वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर आप ड्यूटी लगाना चाहते हैं, यानी किस देश पर कितनी कस्टम ड्यूटी लगेगी वो तय करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको वो प्रस्ताव लेकर के संसद में जाना पड़ेगा। यानी वहां की जो कांग्रेस है, जो हम वहां पर अपर हाउस कहते हैं, सीनेट और लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, दोनों मिलाकर के वहां कांग्रेस है, जैसे हमारे यहाँ संसद है। तो आपको कांग्रेस में जाकर के वहां पर उनकी मंजूरी लेनी पड़ेगी। जब कांग्रेस से कोई टैक्स नया मंजूर हो जाएगा उसके बाद ही आप उसे लागू कर सकते हैं। लेकिन ट्रम्प साहब ने ये दुनिया भर के देशों पे जो सारे टैरिफ लगाए, उसमें उन्होंने अपनी कांग्रेस की मंजूरी तो ली नहीं, उन्होंने बस एक तरफा ढंग से अपने तरीके से लागू कर दिया। तो इसी चीज पर ये मुकदमा पिछले साल ही हो गया था और उसमें पहले लोअर कोर्ट में वहां पे मामला गया, उसके बाद फिर एक अपीलेट कोर्ट है वहां गया और फिर अब सर्वोच्च न्यायालय का, वहां के सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामने आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको इतना कहा है कि आपको कोई टैक्स अगर लगाना है तो उसके लिए आपको कांग्रेस से मंजूरी लेनी पड़ेगी, उसके बिना आप नया टैक्स नहीं लगा सकते हैं। टैक्स लगाने का अंतिम अधिकार जो है वो कांग्रेस के पास है। तो अब ये सारे जो उन्होंने टैक्स लगाए वो अवैध हो गए। ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस के तहत कहा जा रहा है कि ये सारे टैक्स लगाए गए, तो ये इमरजेंसी प्रोविजंस के तहत टैक्स लगाने का अधिकार उनके पास नहीं है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि उन्होंने तमाम जगहों पे, कहीं पे 10% लगा रखा है, कहीं पे 50% लगा रखा है, अलग अलग देशों पे, वो सारे उनके जो टैक्स हैं वो सब कुछ अब यहाँ पे खारिज हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि अब इसके आगे क्या होगा।
क्योंकि अभी एक तो उन्होंने दस जो फीसदी टैक्स का और टैरिफ का ऐलान कर दिया है, उसके लिए एक और हाँ, एग्जीक्यूटिव निकाल वो दिया। तो ट्रम्प साहब ने तत्काल कर दिया। जी, जी। बिल्कुल। तो ट्रम्प ने ये जो नया टैरिफ भी लगाया है उसके बारे में भी हम समझेंगे, कि अब जो पहले टैरिफ लगा हुआ था उसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो इनवैलिड है, वो लागू नहीं रह सकता। तो अब यहाँ पर इसके बाद आपके सामने जो अगला प्रश्न आता है कि फिर नया टैरिफ क्या रहेगा। तो आपके सामने दो चीजें आती है। पहला ये कि ये जो ट्रम्प ने अपनी ओर से इमरजेंसी पावर्स के तहत टैरिफ लगाया था, वो हटने से वो लागू होने से पहले कितना टैरिफ किसी चीज पे लग रहा था वो अपने आप एप्लीकेबल हो गया। और अभी जो कल रात को ट्रम्प ने जो नया घोषित किया है टैरिफ 10% का, वो उसके ऊपर से साथ में आ जाएगा। तो मान लीजिए किसी चीज पे पहले अगर आपका भारत का और अमेरिका का एक एमएफएन वाला दर्जा बना हुआ था, तो उसमें अगर किसी चीज पे हम 3% टैरिफ दे रहे थे, तो वो 3% टैरिफ ले लीजिए, उस पर से 10% और जुड़ जाएगा तो वो 13 हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग चीजों पे वो जुड़ेगा। एक तो ये बात कही जा रही है। दूसरी चीज ये है कि अब साथ में ट्रम्प के पास कई और शक्तियां भी हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्शन 122 जो नया सरचार्ज 10% का उन्होंने लगाया सिर्फ वो अकेली चीज है। हालांकि वो चाहते तो इसमें 15% भी लगा सकते थे। ये कुल मिलाकर के इसमें 15% की भी संभावना है। और इसमें एक टाइम लिमिट सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि 150 दिनों का इसमें आपको एक टाइम लिमिट रखा गया है। इसके अंदर वापस आपको कांग्रेस में जाना पड़ेगा। यानी अगर ट्रम्प सेक्शन 122 के तहत अ, अगर कोई टैरिफ लगाते हैं तो उसमें वो संसद की मंजूरी के बिना 150 दिनों तक चल सकता है, लगभग 5 महीने तक। उसके अंदर आपको संसद से मंजूरी लेनी है। तो एक तरीके से ट्रम्प ने थोड़ा ये 5 महीने का समय अपने हाथ में लिया है, जिससे वो आगे अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उन्हें कैसे नए नए तरीके से टैरिफ लगाना है उसके बारे में वो सोचेंगे, उसके बारे में अलग अलग इंतजाम करेंगे, तैयारियां करेंगे। उनका सीधा सीधा मकसद है, वो टैरिफ तो लगाएंगे दुनिया भर के देशों पे और टैरिफ को एक हथियार की तरह से इस्तेमाल करेंगे। अ, उनके उस तेवर में कोई कमी नहीं आई है। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को जितना भला बुरा सुना दिया है, वो अपने आप में एक केस स्टडी है कि अमेरिका जो अपने आप को इतना बड़ा लोकतंत्र कहता है और वहाँ लोकतंत्र के ढांचे के अंदर एक संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट जैसी है, अगर वो आपके खिलाफ कोई फैसला देती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि आप विदेशी शक्तियों के लिए काम कर रहे हैं, आप मतलब इस तरह की बातें भी उन्होंने कह दी हैं। अ, तो कहीं ना कहीं वो इस फैसले को एक पॉलिटिकल टूल कह लीजिए, या एक मतलब जहां पर आप कहते हैं ना कि आप किसी पर हमला करने के लिए कोई कोना बाकी नहीं छोड़ते, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते, तो उनकी शैली वही है। वो अपने सुप्रीम कोर्ट तक पे उसी तरह से हमलावर हैं जैसे वो किसी भी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए हमलावर हो जाते हैं या अपने विरोधियों के राजनीतिक विरोधियों के लिए हमलावर हो जाते हैं। तो उसी में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी अपने उसी तरह से लपेट लिया है। तो अब यह आगे उनके पास क्या है, उनके पास दो तीन और प्रावधान हैं। जैसे उनके पास एक सेक्शन 301 है, जिसमें उनके पास ये शक्ति है कि अगर वो समझते हैं कहीं कोई देश गलत ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है, गलत तरीके से व्यवहार अनुचित व्यवहार कर रहा है, तो उसमें वो 1974 का एक ट्रेड एक्ट है, उसके तहत वो सेक्शन 301 के तहत अलग से टैरिफ लगा सकते हैं। लेकिन अब इसमें क्या करना होगा, उसके लिए उन्हें एक जांच प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। उसमें फिर यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो उनका होता है उससे एक फॉर्मल जांच होगा। और उसके बाद फिर उस जांच के बाद जब आप उस जांच में आपके सामने ये रिपोर्ट आएगी कि हाँ ये अनुचित व्यवहार किया जा रहा है किसी देश के द्वारा, तो आप उस पर अलग से दंडात्मक टैरिफ लगा सकते हैं। अ, अब जैसे उसमें आप चीन के मामले में ले लीजिए कि भाई वो चीन के खिलाफ इस तरह की एक जांच शुरू करवा दें और उसके बाद फिर उसकी रिपोर्ट आए और रिपोर्ट आने के बाद फिर कहें कि नहीं हम चीन पे ये 10% वाला नहीं लगाएंगे, हम तो 40% ही लगाएंगे या 55% ही लगाएंगे, जो कुछ भी। जी। राजीव, मैं आपको रोकना चाहूंगा, बस मुझे ये बताइए कि जो ट्रंप ने अब तक भारत पे जो टैरिफ लगाए थे वो सब क्या वो आपातकालीन प्रावधान के तहत थे या ये कुछ अलग धाराओं में भी थे जो अभी भी कायम रहेंगी? जी, कई सारी चीजें हैं, जैसे मेटल्स हैं उसमें स्टील वगैरह है, उन पे अलग भी था।
तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीजें जो हैं वो IEEPA जो आपातकालीन धाराएं हैं उसके तहत ही थी, लेकिन आपके पास कई और दूसरी चीजें हैं जो कई सारे निर्यात हैं जो स्टील वगैरह पे उस पे ज्यादा ड्यूटी लग रही है, ऑटो पार्ट्स हैं उसमें, ऑटो कंपोनेंट्स। और इसके अलावा दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दवाएं वगैरह जो हैं वो उन पे जीरो ड्यूटी भी है। तो अलग अलग तरीके से है। तो यहाँ पर मामला जो उन्होंने आपातकालीन अधिकारों का उपयोग करके जो टैरिफ लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उसको इनवैलिडेट किया है। इसलिए उन मामलों पे, उन सब चीजों पे फिलहाल ट्रंप ने कहा कि हम 10% ये एडिशनल टैरिफ लगा रहे हैं नया, जो एक तरह से कंपनसेट करेगा कि भाई जो इमरजेंसी पावर्स के तहत उन्होंने जो टैरिफ लगाया उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। तो अब तत्काल उन्होंने 10% का एक ग्लोबल टैरिफ सामने रख दिया कि दुनिया के हर देश पे उन्होंने ये लाद दिया है। लेकिन जो अलग अलग प्रावधान जैसे 232 सेक्शन है या 301 है, उन सब चीजों में क्या क्या चीजें हैं, जैसे स्टील है, एल्यूमिनियम है। स्टील पे अभी 25% है, एल्यूमिनियम पे भी 10% लगा हुआ है। इस तरह की चीजें हैं। या फिर अभी आप कह सकते हैं कि जो दूसरे डिजिटल सर्विसेज टैक्स हैं उन पे भी कुछ ना कुछ बातचीत चल रही है। कई सारी चीजें हैं। मतलब अलग अलग आइटम्स पे आपके अलग अलग दरें हैं फिलहाल। मोटे तौर पे जिनमें आप कह सकते हैं कि टेक्सटाइल, जेंट्स एंड ज्वेलरी, ये सब चीजें जो निर्यात होती हैं भारत से अमेरिका को, उनपे ये आपातकालीन शक्तियों वाला टैरिफ लगा हुआ था, ट्रम्प टैरिफ जिसको आप कह सकते हैं। और उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट किया, वहां पर उसको रिप्लेस करके अभी 10% टैरिफ लगाया गया, जो अभी 150 दिनों तक तो वैलिड है ही। इस बीच में ट्रम्प और भी नए तरीके निकाल सकते हैं, या जो उनका तरीका है कि भाई आप देशों पर दबाव डाल के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। तो अगर आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी के साथ किया हुआ है, बायलैटरल ट्रीटी की हुई है, तो उस ट्रीटी के अंदर जो भी ड्यूटीज तय होंगी वो फिर इसके दायरे से, सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर आ जाएंगी। यानी अगर कोई देश खुद ही आपसे मान गया है कि हाँ हम आपको 15% ड्यूटी देंगे, तो फिर वो चीज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के दायरे से बाहर हो जाएगी, क्योंकि वो फिर ये जो IEEPA के अंदर वो ड्यूटी नहीं लगी, वो एक ट्रीटी के तहत ड्यूटी आ गई, तो वो चालू रहेगी फिर। हालांकि उस पे भी आपको जैसे हम अगर कोई डील करते हैं तो उसके लिए संसद की मंजूरी चाहिए, वैसे ही आपके अगर अमेरिका में कोई डील होती है तो उनको कांग्रेस के साथ मंजूरी लेनी पड़ेगी। अभी हमने जैसे EU के साथ डील किया, तो EU में हर देश की अपनी अपनी संसद है, वहां पर उनको जाकर के मंजूरी लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही जो भारत और EU का डील है वो इफेक्टिव होगा, प्रभावी होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसमें साल भर का समय लग सकता है, मोटा मोटी, थोड़ा कम ज्यादा। तो यहाँ पर आपके सामने अभी तात्कालिक रूप से ये स्थिति है कि कई सारी चीजों पे आपके पास जो 18% ड्यूटी लगने वाली थी उसके मुकाबले शायद थोड़ी कम ड्यूटी रहे, लेकिन फिर ट्रंप आपको एक तरीके से निगोशिएशन टेबल पर ला करके इस बात के लिए मनवाना चाहेंगे कि आप 18% ड्यूटी मान जाइए। हालांकि अब भारत सरकार का रुख ये होगा कि भाई पहले तो हमारे पास 50% ड्यूटी लगी हुई थी, उस 50% ड्यूटी को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इनवैलिडेट कर दिया आपके, तो अब यहां से शुरू कीजिए आपने, चलिए 10% सारे देशों पे लगा दिया है, तो हमारे लिए भी 10% से बात कीजिए। तो अभी निगोशिएशन चलेगी, और इसीलिए भारत सरकार की ओर से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा कुछ बोला नहीं गया है। अभी सिर्फ प्रहलाद जोशी का एक बयान आया कि हाँ हमने देखा है कि उनकी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है और हम उस पर विचार कर रहे हैं। एक अभी भारत ने स्टैंडर्ड अपने पत्ते रिस्पॉन्स है कुछ भी कि खोले नहीं। हम अध्ययन कर रहे हैं। जो जी बिल्कुल। बिल्कुल। अ, विपक्ष की तरफ से आलोचना हो रही है कि क्या सरकार ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने में जल्दबाजी कर दी। ट्रेड डील हुई कहाँ है? वो फ्रेमवर्क है, उसको उस पे भी औपचारिक रूप से अभी उसको औपचारिक जमा नहीं दिया गया, अभी सिर्फ एक सहमति बनी। लेकिन ट्रंप तो इसे डील मान के ही चल रहे हैं। ट्रम्प तो बहुत सारी चीजें कहते रहते हैं, तो वो अमेरिका के ऐसे अकेले राष्ट्रपति बन गए हैं जिनकी बातों को कोई गंभीरता से ले तो फिर थोड़ी मुश्किल है। तो अब हमारे पास क्या विकल्प है, भारत के पास क्या विकल्प है? वापस बातचीत, निगोशिएशन, वापस हम टेबल पे जाएंगे, और अब हमारे पास बार्गेनिंग पावर पहले से थोड़ी ज्यादा होगी।
क्योंकि पहले तो ट्रम्प मनमानी कर रहे थे, जिस देश के ऊपर जितना चाहे उतना टैरिफ बोल दे रहे थे। आपने बीच में देखा था चीन के साथ क्या हो रहा था। इन्होंने कुछ कहा, अगली बार चीन ने कुछ और बढ़ा के बोल दिया, बढ़ते बढ़ते 125 145 इस तरह के टैरिफ, यानी जो अव्यावहारिक इंसेन तरीके की दरें हो सकती हैं, वो दोनों देशों ने एक दूसरे पर घोषित कर दी थी। फिर दोनों देश वापस टेबल पर आए, बातचीत की, कम हुआ, लेकिन कम हुआ तो भी वो बहुत सामान्य दरें नहीं कही जाएंगी जो भारत और सॉरी अमेरिका और चीन के बीच में हुई थी। तो वैसे ही अब जो उस समय उनके पास हथियार था ट्रम्प के पास, कि जिस देश के खिलाफ जितना चाहे बोल दें कि भाई हम आपके पास 50% लगा रहे हैं, हम आपके ऊपर 100% लगा रहे हैं, हम आपके ऊपर 150% लगा रहे हैं, जितना मन उतना बोल दें। उस डिस्क्रिशन को, उनके हाथ में जो एक तलवार उन्होंने खुद ही उठा ली थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इस तलवार को वापस म्यान में रखिए। ये तलवार आप अपनी कांग्रेस की सहमति के बिना, उसकी मंजूरी के बिना नहीं उठा सकते। राजीव, ये तो सरकार के रवैये की बात हुई। व्यवसाय जगत में क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? कुछ आपने क्या सुना है? देखिए, अलग अलग व्याख्याएं हैं। कोई ये समझ रहा है कि अच्छा, हमारे ऊपर 50% लगा हुआ था, वहां से 18 पर आए और अब ये 18 भी शायद 10 हो जाए, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सबको पता है कि ट्रम्प ट्रम्प ये बोल रहे हैं कि भाई हम नए टैरिफ लगाने के तरीके और खोज रहे हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो वो 10 का फिर से कब 20 हो जाएगा नहीं पता हमें। उसके बाद फिर जो हमारा फ्रेमवर्क वाली बातचीत चल रही थी, वो अंततः किन शर्तों पे फ्रेमवर्क तय होगा। फ्रेमवर्क एक समझिए कि हमने एक रूपरेखा बना ली, एक दूसरे को फॉर्मेट दे दिया कि हम इस पे बात करेंगे। वो फाइनल डील नहीं है, या वो एग्रीमेंट नहीं है दो देशों के बीच का। वो सिर्फ एक खाका है, एक फॉर्मेट है, या ड्राफ्ट कह लीजिए, कि हम इस ड्राफ्ट पे आगे काम करेंगे, बातचीत करेंगे। उस ड्राफ्ट में से कुछ चीजें फौरी तौर पे, तात्कालिक रूप से दोनों देश एक दूसरे पर लागू कर देंगे। वो लागू करने का भी औपचारिक आदेश दोनों देशों ने अपनी अपनी तरफ से जारी नहीं किया था। तो एक सहमति बनी कि हाँ ठीक है, हम इस फ्रेमवर्क पे काम करेंगे। उस फ्रेमवर्क की एक घोषणा हो गई, उसके बारे में कुछ चीजें सामने आई, पूरी नहीं। उस फ्रेमवर्क का भी पूरा डिटेल हमारे पास नहीं आया था, आइटमाइज डिटेल जो हम कह सकते हैं, वो हमारे सामने नहीं था। सिर्फ इतना था कि हाँ, दोनों देशों के बीच इस फ्रेमवर्क पे सहमति बन गई है, और उसमें मोटी बात ये थी कि वो 18% पे ड्यूटी लगने वाली थी भारत के ऊपर, और भारत की ओर से बहुत सारी चीजों पे कंसेशनल ड्यूटी होने वाली थी। लेकिन भारत कहाँ कहाँ कितना कंसेशन दे रहा है, इसको लेकर के भी अमेरिका की ओर से कुछ और बात आती थी, हमारे यहाँ से कुछ और बात आती थी। अमेरिका की ओर से कोई बात आती थी, फिर उस वहीं से कह दिया जाता था। फिर वो अपने डॉक्यूमेंट को रिवाइज कर लेते थे कि हाँ, इसमें नहीं नहीं, ये सामान नहीं है, इसमें ये सामान नहीं है। तो अभी काफी फ्लूइड सिचुएशन है, आप कह लीजिए कि बहुत ही असमंजस वाला माहौल है। राजीव, और उद्योग जगत या व्यापार जगत जो है, अभी कोई बहुत जल्दी इसके चलते दिवाली नहीं मनाने वाला है कि हाँ, ट्रम्प टैरिफ को वहां के सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि अभी भी बहुत सारी अनिश्चितताएं बची हुई हैं। और आप ये सोचिए, एक सामान अगर भारत से चले और अमेरिका पहुंचे, तो पहुंचने में उसे महीने 2 महीने का समय लगता है। उस बीच में ट्रम्प अपना टैरिफ कितनी बार बदल लेंगे, किसी को पता नहीं। तो अभी ट्रम्प के हाथ की एक तलवार जो है वो छीनी गई है उनसे, जी। लेकिन अभी उनके पास कई और हथियार है। अभी वो बोल रहे हैं कि हाँ, हम और नए तरीके खोज रहे हैं, बात कर रहे हैं। और उन्हें भी पता था, सुप्रीम कोर्ट का ये मुकदमा चल रहा था जब से, निचली अदालतों में भी उनके खिलाफ फैसले आए थे, तो उन्हें पता था कि हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ जा सकता है। तो वो कहीं ना कहीं उनके एडमिनिस्ट्रेशन की एक तैयारी होगी कि अगर फैसला हमारे खिलाफ आया तो हम क्या करेंगे। आखिरी सवाल राजीव, सोमवार को जब बाजार खुलेंगे, क्या होने वाला है? ये कहना उतना ही मुश्किल है जितना ट्रम्प के मूड को समझना है, क्योंकि बाजार खुश हो सकता है कि 18 का भी 10 हो गया, या बाजार एक और परेशानी में पड़ सकता है कि अरे चलो, कम से कम 18 हो गया था, लेकिन एक चीज पक्की हो रही थी हमारे पास, हमारे सामने एक निश्चितता आ गई थी कि चलो, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड होगा तो किस रेट पर होगा। लेकिन अब वो अनिश्चितता वापस लौट आई है। यानी अब 18 होगा या 10 होगा या क्या होगा, हमें नहीं मालूम है। फिर से एक बार, जो कुछ भी व्याख्याएं हो रही हैं, वो सब अलग अलग व्याख्याएं सब कर रहे हैं। कोई 10 कह रहा है, कोई 18 कह रहा है, कोई 10+,
18-28 कह रहा है। बहुत सब अपने अपने तरीके से सोच रहे हैं कि अच्छा इसका मतलब क्या है। यानी कि तो अनिश्चितता अनिश्चितता का एक माहौल और अनिश्चितता आने बाजार वाला को बिल्कुल नहीं पसंद आती है। तो अब बाजार 18 का 10 होने की खुशी मनाएगा या अनिश्चितता वापस लौट आने के चलते परेशान होगा, इसका पूर्वानुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। जी। ये थे राजीव रंजन झा, निवेश मंथन के संपादक। दर्शकों, मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि आप निवेश मंथन .com वेबसाइट पे जाइए, वहां देखिए, उनका यूट्यूब चैनल देखिए। राजीव जो है बहुत बेहतर तरीके से आपको व्यापार जगत, व्यवसाय जगत और सरकार के व्यवसाय से जुड़े हुए पहलुओं को समझाते हैं। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, मैं यही कहना चाहूंगा कि अ, पुराना एक गाना है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। शायद अब उनके ये दिन खत्म होने वाले हैं। और आखिरी मेरी एक इसमें छोटा सा निवेदन ये है कि नवंबर में मिड टर्म चुनाव होंगे अमेरिका में। और परंपरा रही है कि जो पार्टी सत्ता में होती है, जिनका प्रेसिडेंट होता है, वो मिड टर्म चुनाव में हार जाती है। तो अगर रिपब्लिकन पार्टी के हाथ से सीनेट और कांग्रेस दोनों जगह से बहुमत निकल जाएगा, तो ट्रंप का जो लेजिस्लेटिव एजेंडा है, जो रहा साहब बचा हुआ है, वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। और शायद आखिरी 2 साल उनके अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है, वो कहा जाता है कि आखिरी 6 महीने में लेम डक होते हैं, लेकिन ट्रंप लगता है कि 2 साल में ही लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएंगे। राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।